और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कंफ्यूजन में विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। आप कृपया अपनी जगह पर बैठे। आप इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज हफ्ते का पहला वर्किंग डे। 10 दिन से युद्ध चल रहा है, आप सब जानते हैं, अवेयर हैं इस बारे में। लेकिन आज एक दूसरा मुद्दा है देश के भीतर, क्योंकि बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो शुरू हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सदन में आज जो कुछ हुआ, क्योंकि युद्ध की छाया में हो रहे इस सत्र से बड़ी उम्मीद इसलिए थी कि कम से कम सरकार से ये जानकारी मिलेगी कि आखिर भारत सरकार किस तरह से अपने नागरिक जो जहां तहां फंसे हैं उनके बारे में क्या कदम उठा रही है, अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, जो ग्लोबल सिनेरियोज बदले हैं उनके आधार पर आपका, मेरा, हम सबका भविष्य क्या होगा। तो ये सारे वो मुद्दे थे जिसे लेकर आज किसी भी आम भारतीय के मन में जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब सदन से मिलने थे। लेकिन सदन में हुआ क्या? कुछ नया नहीं हुआ, वही सब हुआ जो आप इससे पहले देखते रहे हैं। सदन के भीतर एक बार फिर विपक्ष के हंगामे की स्थिति थी। विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन शोर शराबे के बीच सुनना बड़ा कठिन था कि आखिर उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब परिस्थिति देखिए दुनिया में क्या है। युद्ध की वजह से तेल के ठिकानों तक पर हमले नहीं रुके और खाड़ी देशों में तेल के भंडारों पर अटैक जो हुआ है उसकी वजह से तेल के दाम क्या $200 तक पहुंच जाएंगे, ये आज एक ग्लोबल क्वेश्चन है। अब आप सदन की तस्वीर देखिए, जहां पर आप देख रहे हैं ऑपोजिशन को बैनर हाथ में लिए हुए, और उस बैनर में ऑयल प्राइसेस, महंगाई, गल्फ वॉर, सभी मुद्दों का जिक्र है। लेकिन इन सब के बीच जब आप एस जयशंकर विदेश मंत्री को वहां पर देख रहे हैं, उम्मीद थी कि आज उनके स्टेटमेंट से कई महत्वपूर्ण जवाब देश के सामने आएंगे। लेकिन कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, सदन स्थगित भी करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो विपक्ष की मांग रही है बीते सेशन में, उसे लेकर भी एक सहमति ऐसा लगा कि बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन इन सबके बीच आज 3 का तर्कश में जो महत्वपूर्ण सवाल हम उठाने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध का मुद्दा सियासी है या कूटनीतिक है? भारत सरकार के जवाब पर संसद ने आखिर शोर किया। क्या उस समय इस संवाद को सुना नहीं जाना चाहिए था? सरकार के जवाब को सरकार क्या बता रही है, जानकारी रही है, नहीं सुना जाना चाहिए था क्या? महंगाई के बहाने क्या विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, और है तो कितना गंभीर है? क्या असल मुद्दे छा पाएंगे संसद में? ईरान इजराइल जंग पर सरकार का आखिर स्टैंड क्या है? आपको सबसे पहले एक बार विदेश मंत्री का बयान सुनाते हैं, फिर मेरे साथ आज 3 का तर्कश में डिबेट के लिए यहाँ पर खास मेहमान मौजूद है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. The Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there has been significant investment from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी से धनंजय गिरी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी आ गए हैं, हमारे साथ पूर्व राजदूत प्रभु दयाल जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर ईशान त्यागी जी आपके साथ कर रही हूँ। मेरी आज कोशिश है कि हम तय समय में पहले शुरुआती रिमार्क्स प्लीज कोशिश करिएगा 40 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लें ताकि ओपनिंग रिमार्क्स सबके हो जाए, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी सबके लिए। हाँ जी ईशान त्यागी जी।
कोई दिलचस्पी थी आज ऑपोजिशन की विदेश मंत्री को सुनने में या नहीं थी? नहीं, देखिए, जो लेजर आइज विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर जी, जो सिर्फ रील्स में लेजर आइज दिखा पाते हैं, मैं ये कहता हूं कि आपने अपनी विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दी है क्या यूएस के हवाले कर दी है क्या? वही घिसा पिटा बयान कि प्रधानमंत्री जी ने बात करी सऊदी अरब के राजा से, सब प्रधानमंत्री जी ने बात करी बहरीन के राजा से, प्रधानमंत्री जी ने बात करी कतर के राजा से। अरे ईरान जो आपका स्ट्रेटेजिक एलाई था, जिसपे यूएस लगातार बमबारी कर रहा है, इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, आपको ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है, ऐसा क्या कॉम्प्रोमाइज है, ऐसी कौन सी एप्स्टीन की फाइलें हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं कि आपने पूरी अपनी विदेश नीति इजराइल को और अमेरिका को आउटसोर्स करने का काम कर दिया। देखिए, 40 सेकंड का समय बहुत कम है मीनाक्षी जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसके बाद आगे भी है डिबेट, पर एक बार सबकी बात हो जाए, ओपनिंग रिमार्क्स आ जाए। दर्शकों को बड़े संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं। देखिए, जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, ये जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हमारा जितना भी एलपीजी है, जहां से हमारा जितना भी एलएनजी है, जहां से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे वो सऊदी अरब से हो, वो कुवैत से हो, चाहे वो कतर से हो, वो आते हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है कि 9 फरवरी को हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है हरदीप सिंह पुरी जी का, वो ये कहते हैं हमारे पास 74 दिन के भंडार है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कैसे गुमराह करते हैं। ये गुमराह करते हैं कि 9 फरवरी को कहते हैं लोकसभा में कि हमारे पास 74 दिन का भंडार है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, चाहे उसमें पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, क्रूड ऑयल हो बेसिकली। फिर उसके बाद ये 3 मार्च को बोलते हैं, इनकी जो मिनिस्ट्री है वो ट्वीट करती है, ये देखिए, आप मीडिया के साथियों से बात करके बोलते हैं, इन्फॉर्म द मीडिया पर्सन दैट इंडिया हैज सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स टू डील विद ऑनगोइंग सिचुएशन। लेकिन उसके साथ ही साथ होता क्या है, एलपीजी के दाम, जो घरेलू एलपीजी है, उसके 60 रुपए बढ़ जाते हैं। ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी? ठीक है। उसके बाद कमर्शियल एलपीजी के दाम 115 रुपए बढ़ जाते हैं। और यही हरदीप सिंह पुरी जी की मिनिस्ट्री है जो 5 मार्च को कर्नल शैलेंद्र, मैं आपको बातचीत में लाना चाहूंगी। ठीक है ईशान जी, आपका समय पूरा हो गया। कर्नल शैलेंद्र, जितने सवाल अभी ईशान त्यागी ने पूछे, ऑपोजिशन है, विपक्ष के सवाल संसद में एड्रेस होने चाहिए, जरूरी सवाल है, लेकिन किसी को जवाब सुनने हैं क्या? और दूसरी बड़ी बात ये सर, मैं आपसे डिफेंस एक्सपर्ट के नाते सवाल नहीं पूछ रही हूं, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे यह जानना था कि सरकार क्या करेगी इन परिस्थितियों में, मेरा भविष्य कितना सुरक्षित है इन परिस्थितियों में, क्या मैं अपनी लाइफ के अगले 3 साल 4 साल प्लान कर सकती हूं, क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूं, क्या मेरा फ्यूचर सेफ है, क्या मेरी फैमिली सेफ है, जो रिलेटिव्स मेरे बाहर रहते हैं क्या वो सेफ है? मेरे पास कई सवाल थे जो मैं उम्मीद कर रही थी भारत की नागरिक होने के नाते कि मुझे सदन से मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले सर वो जवाब। मुझे जवाब कैसे मिलेंगे? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं बड़े सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा, घुमा फिरा कर नहीं बात कर सकता। सरकार ने क्या करना है या क्या नहीं करना है, आप ये सवाल करिए। आप ऑपोजिशन पार्टी नहीं हैं, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्लियामेंट में, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। आपको सरकार को अकाउंटेबल बनाना है, और अकाउंटेबल बनाने का जो आज मैंने जो देखा है दरिया, वो मुझे ज़्यादा ठीक इसलिए नहीं लगा। अरे भाई, आप फॉरेन मिनिस्टर को कमिट करवाइए, अकाउंटेबल बनवाइए। उतना शोर करके फ़ायदा क्या हुआ? आप ना मेरे को कुछ सुनने दिया, ना आपने कुछ सुना। किसी साहब ने कहा कि 74 डेज की एनर्जी सिक्योरिटी है या नहीं है। चलो सर, हो सकता है सरकार ने झूठ बोला है, आप बता दीजिए क्या सच है, एक्सपोज करिए। वहां पर आप पार्लियामेंट में बताइए कि जनाब आपका ये अगर 74 डेज है, ये तो एक्चुअली जो है वो 30 डेज है, 10 दिन है, 15 दिन है, जो भी दिन है। अगर आपको चाहिए ये सवाल जवाब करने, इसीलिए तो आपको वहां बैठाया गया है। इसीलिए आपका सिर्फ ये कह देना कि टाल दिया, फॉरेन पॉलिसी को नीलाम कर दिया, आप बताइए क्या होनी चाहिए मेरी फॉरेन पॉलिसी? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार ने विदेश नीति नीलाम कर दी है। चलिए, मैं अखिलेश जी की बात को अभी इस वक्त के लिए सही मान लेती हूँ कि चलिए आपके नेता जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, होनी क्या चाहिए, लेकिन सरकार को अकाउंटेबल तो ठहराइए। आप लोग घेरिए ना सरकार को, जवाब मांगिए ना, और सुनिए। सुनाई कुछ दिया नहीं सदन में, क्या हुआ, इससे हासिल क्या हुआ? सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, अरे सुन तो लीजिए, सवाल ये उठता है कि और विपक्ष कैसे गिरेगा? तो बंदूक ले आए भाई। विपक्ष अपनी बात कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, विपक्ष कह रहा है कि भाई आप आके बयान दीजिए। बयान देना कहाँ चाहते हैं आप? बयान दे दीजिए ना। आप बताइए कि आपने क्यों रसिया से तेल लेना अब आपने शुरू किया अमेरिका के कहने पे कि 30 दिन में अमेरिका हमें छूट देगा। अमेरिका कहने पे हम चलेंगे क्या? कि अमेरिका कहेगा 30 दिन के हम आपको मोहलत देते हैं, अब 30 दिन के लिए आप रसिया से अपना तेल, कच्चा तेल खरीद सकते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। और जिस तरह से, और हम वो रिश्ते जो ईरान के साथ रिश्ते थे
या जो मानवता के रिश्ते पूरे कहते पूरी दुनिया में खत्म कर दिए जाएं। 165 बच्चों की मौत हुई ईरान में, तो क्या हम उसमें नहीं बोलें कि भाई 165 लोगों की मौत कैसे हो गई? कौन मना कर रहा है? आपने वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, इसलिए वेनेजुएला के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आप उठा ले गए। सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट सुनिए। नहीं रुकिए ना, आप उठा ले गए, उसके बाद आप भारत पे दबाव बनाते हो, कभी 150% टैरिफ लगाते हो, कभी 125% लगाते हो, अभी भी आपने 18% लगा रखा है। तो सवाल उठता है कि आप हर किसी को दबाना चाहते हो, हर किसी पे चाहते हो कि हम अपने हिसाब से चलाएं। तो हिंदुस्तान के ईरान से रिश्ते तो खराब रहे नहीं, ठीक है। चाहे 1999 चाहे 1990 की बात हो। एक सेकंड और एक सेकंड रुकिए ना, आज हमारे साथ मौजूद है ईशान त्यागी। अरे 10 सेकंड रुकिए ना, अरे 10 सेकंड रुकिए ना, 10 सेकंड रुकिए। और समय है, और समय 40 सेकंड सर, शुरुआती रिमार्क्स बात पूरी नहीं हुई यार, बात पूरी नहीं हुई, आप भाग गए। धनंजय 40 सेकंड नहीं दिया आपने, 30 सेकंड में चले गए। क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार की नीति नेशन फर्स्ट पर आधारित है। लोकसभा में जब आदरणीय विदेश मंत्री जी ने, एस जयशंकर जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस संघर्ष को देखते हुए सरकार का पक्का करने के लिए है, एनर्जी मार्केट की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क को ध्यान में रखते हुए इंडियन कंज्यूमर का हित सर्वोपरि रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सारे देशों से बात हो रही है। अभी तक 78,000 लोगों को हम लोगों ने बाहर वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करा लिया है। सरकार के लिए जिम्मेवारी नागरिकों की है और हम देश के प्रति भी जवाब दें। और सबसे बड़ी बात मीनाक्षी की, जब राष्ट्र की बात आती है तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश की बात करें। ठीक है, हमारा ईरान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे ईरान के साथ हमारे संबंध है, लेकिन इजराइल के साथ भी हमारे संबंध है। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर विपक्ष के बड़े गंभीर सवाल थे और अभी वो सवाल चाहे ईशान त्यागी बैठे हैं चाहे अनुराग भदौरिया बैठे हैं, दोनों ने पूछे हैं। ये कहना कि सब ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं, सर कथन अलग होता है, करनी में ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है ये अलग बात है। ईंधन को लेकर सर मैं सवाल पूछ लेती हूं, ऊर्जा क्षेत्र की, क्योंकि इतनी बात हो रही है। मुझे याद है 4-5 दिन पहले हमने ही उस टाइम खबर दिखाई थी कि बीपीसीएल ने क्या कहा है, इंश्योर किया है कि कोई तेल की कमी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद कैसे सर ईंधन के दाम बड़े देश ने देखा ना सर। मीनाक्षी जी, आप मुझे ये बताइए सर कि अगर एक तरफ आप बता रहे हैं सब ठीक है और उसके 2 दिन बाद परिस्थिति बदल जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? दाम बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, तो दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? अनुराग जी वही सवाल, आपका ही सवाल पूछा है सर मैंने, वही सवाल पूछा है। सफर कर रही है आपकी 3 दिन पहले सर आप कहते हैं कि परिस्थितियां ठीक है, उसके बाद अचानक से दाम बढ़ जाते हैं सर, नीतियों की वजह से सफर बताइए धनंजय जी। और हिंदुस्तान की जनता के साथ आप एक तो जो बात कर रहे हैं रशिया की बात कर रहे हैं। अनुराग जी सवाल पूछ लिया है, यू हैव मेड योर पॉइंट एंड आई हैव आल्सो एक्सटेंडेड दैट पॉइंट सर, प्लीज लिसन टू द आंसर, प्लीज सर जवाब तो सुनिए ना। अब यही सदन में भी हो रहा है। This is the problem with opposition either here or in the parliament. They are not ready to listen. Their system choked. They just want one-way communication. ठीक है धनंजय गिरी जी, मुझे ये बताइए 3 दिन पहले खबर आती है ईंधन की कमी नहीं और उसके बाद दाम बढ़ जाते हैं सर, ये फिर आप कहां आश्वस्त कर पा रहे हैं सर देश को? 2 बातें मीनाक्षी समझिए। पहली बात कि रसिया से तेल खरीदना कभी नहीं बंद हुआ, वो लगातार आपको देखिएगा जो सरकारी कंपनियां हैं वो खरीदते जा रही है। प्राइवेट कंपनियों ने रोक दिया था खरीदना, लेकिन सरकारी कंपनियों का आप हर महीने का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो लगातार रसिया से बाइंग चल रही है हमारी। उसके बाद हमारी बाकी जगहों से भी बात चल रही है, बाकी जगहों से भी हमें तेल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब फ्लक्चुएशन होता है, जब चीजें को दाम बढ़ते हैं, आप जब दुनिया में वॉर होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा, जब आधी दुनिया उसको प्रभावित होगी तो आप बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे, इसको आप इंश्योर नहीं कर सकते। हमारे 67,000 नागरिकों को बॉर्डर पर करा रहे हैं, लगातार लोग वैकेट कर रहे हैं। इस पे कुछ और सवाल है सर, आपके जवाब में सुनेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संसद परिसर में अलग से बैठक कर रहे हैं और विदेश मंत्री की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। दोनों अलग अलग बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। तो जो आज मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि एक तरफ ग्लोबल सिनेरियो है, दूसरी तरफ देश के भीतर, क्योंकि संसद का सत्र जब चल रहा है तो ऐसे वक्त में सरकार के स्टेटमेंट, विपक्ष के सवाल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी पर इस वक्त हम भी यहाँ पर स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। प्रभुदयाल जी सर, आपसे मेरा अगला सवाल है, आपने तो सर कुर्सी के इस तरफ कुर्सी के उस तरफ हर तरह की परिस्थिति सर देखी है। सदन में आज जो कुछ भी हुआ, आपका टेक उस पर क्या है? क्या जो जरूरी सवाल थे उनके जवाब मिले? देखिए, मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ना कुर्सी के इस तरफ हूं ना कुर्सी के उस तरफ हूं। मैं बिल्कुल पॉलिटिकली न्यूट्रल हूं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो दुनिया में हो रहा उससे मैं बहुत चिंतित हूं और खास तौर पे आज मैंने सोचा था कि एक अच्छा मौका है जब हम सुनेंगे कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पे सरकार की नीति किस तरह से वो स्पष्ट कर रही है
और जो विपक्ष है वो क्या तीखे सवाल पूछेगा। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सबको बहुत सता रहे हैं। पहले तो ये कि जो भारतीय लोग वहां खाड़ी और पूरे गल्फ वेस्ट एशियन रीजन में फंसे हुए 1 करोड़ से ज्यादा, उनको वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, सब लोग इस मसले पे बहुत चिंतित हैं, क्या किया जा सकता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। और तीसरा ये कि किस तरह से भारत कोई रोल प्ले कर सकता है या प्ले कर रहा है डी एस्केलेशन के लिए। भारत ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि युद्ध बढ़े, लेकिन युद्ध को कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो मैं सुनना चाहता था कि गवर्नमेंट क्या कहेगी और ऑपोजिशन क्या इंटेलिजेंट सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट पे कैसे प्रेशर डाले। वो तो हुआ नहीं, सिर्फ एक शोर शराबा हुआ, मतलब इसको कहते हैं बेहूदगी। अभी मैंने अमेरिकन सेनेट में डिबेट सुनी थी, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी 1973 वॉर पावर्स एक्ट, उस पर ट्रंप एक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेट्स उसको रोक रहे थे। कितनी अच्छी डिबेट हुई, उससे हमने सीखा। आज की डिबेट से मैंने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ये देखा कि किस तरह से शोर करके आप पूरा एटमॉस्फेयर खराब कर सकते हैं। मेरे विचार में बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि आज जिन जवाबों की उम्मीद थी, जिन जानकारियों के मिलने की उम्मीद थी, जिस तरह की चर्चा की उम्मीद थी, अगर संसद के पहले ही दिन वो नहीं हो पाया तो अब आगे तो फिर वैसा ही टकराव चलेगा। तुमने हमें नहीं बोलने दिया, हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे। पिछला सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं आपको सदन के नेता जेपी नड्डा, आज जिस समय फॉरेन मिनिस्टर का बयान हुआ उसके बाद विपक्ष के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया वो सुनवाना चाहती हूँ। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई, लगभग 18 घंटे चर्चा चली। और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है। ईशान त्यागी जी, ये स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, देश ने भी सुना है। कैटेगोरिकली तारीख के साथ, विषय के साथ सदन के नेता ये बता रहे हैं कि कब कब चर्चा हुई और ऑपोजिशन ने उस पर वॉकआउट किया। आपकी रणनीति हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार को घेरने की, वॉकआउट भी उसका एक हिस्सा है, प्रोटेस्ट भी उसका एक हिस्सा है। मैं इन सब बातों पर अग्री कर रही हूं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जिन विषयों को आप ही लोग उठा रहे हैं, जिन विषयों पर आप ही लोग बात करना चाहते हैं, जिन विषयों पर आप ही लोग कह रहे हैं कि सरकार फेल है, अगर सर उस पर बात नहीं होगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा फॉल्ट कहां पर है? आप लोग संजीदा हैं इन विषयों के लिए या नहीं है? आपको मीनाक्षी जी, वो निजता का जो हनन का एक प्रस्ताव सरकार लेकर आने वाली थी, उसको याद होगा अभी कि पिछले बजट का सत्र पहला फेज था, उसमें राहुल गांधी जी जो कि नेता प्रतिपक्ष, उनके खिलाफ निजता का हनन का प्रस्ताव सरकार क्यों ला रही थी? क्योंकि उन्होंने जो नरवाने जी की किताब में लिखा हुआ था चीन के अतिक्रमण के बारे में, उसको एक्सपोज करने का काम किया था। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे थे ट्रेड डील पे, राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे रशियन ऑयल पे। तो सरकार जब सवालों से भागने का काम करती है तो मंत्री इसी तरह का जवाब देते हैं। मैं भी आपको बताता हूं कि धनंजय गिरि जी ने किस तरीके से गुमराह करने का यहाँ पे काम किया। आपने इनसे पूछा कि रशिया से तेल हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, इन्होंने कहा बिल्कुल ले रहे हैं हम रशिया से तेल, हम लगातार रशिया से तेल ले रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आंकड़ा है, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने लगभग आप लगा दीजिए 35% जो तेल आयात, जो टोटल तेल आयात किया उसका 35% हमने रशिया से आयात किया।
और जो कि बोला जाता था कि सस्ता तेल है, लेकिन आपको और मेरे को उसका फायदा नहीं मिला। जनवरी 2026 में वो आंकड़ा घट के लगभग आधे पे चला गया, 19% पे, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप को रिझाना था, आपने बेंजामिन नेतन्याहू को रिझाना था, आपने इजराइल को रिझाना था, आपने यूएस को रिझाना था। एक मिनट मेरे बीच में मत बोलिए। यूएस को रिझाने के लिए आपने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई था और जो हमें 30% डिस्काउंट पे तेल दे रहा था। आज वही रशिया कह रहा है कि आपको 10% एप्रिसिएशन पे वो तेल खरीदना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर देखिए, इस तरीके से गुमराह करने का काम करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात एलपीजी, क्योंकि हर भाई आपके मेरे घर में, एक कॉमन आदमी के घर में, गरीब लोगों के घर में भाई खाना तो बनेगा ही ना, एलपीजी तो चाहिए हमें। हम 24-25 में 31.3 मिलियन मेट्रिक टन जो एलपीजी हमने खपत करी, उसमें से केवल और केवल 12.8 हम अपने घरेलू उत्पाद में बनाते हैं। बाकी सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, कतर से आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए, जो कि अब बंद हो गया है। तो सरकार ने पहले तो झूठ बोलने का काम किया कि हमारे पास 74 दिन का भंडार है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि हम सस्ते में अपनी जो हमारी एनर्जी नीड्स है, हमारी जो खपत है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद एक महीने का आंकड़ा रह गया था। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। ईशान जी फिर आऊंगी आपके पास, फिर आऊंगी, बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं। आपका मैंने पूरा वक्तव्य सुन लिया। बताइए धनंजय गिरी जी। देश की सरकार ये पत्र लिखती है कंपनियों को। ईशान जी आवाज ऐसे में जाएगी नहीं ना, आप जो बोल रहे हैं, अगर इफ यू आर मेकिंग अ पॉइंट प्लीज मेक श्योर कि वो रजिस्टर हो ना। आप जवाब तो सुन लीजिए। आपने जो 2 बिंदु बोले हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे जवाब देने दीजिए उस पर। बताइए धनंजय गिरी। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात की आईओसीएल, बीपीसीएल, सरकार की सारी कंपनियों ने हर महीने का डाटा रिलीज कर दिया। जितना सरकार तेल खरीद रही थी रस्सा से लगातार उतना ही खरीद रही। हाँ, प्राइवेट कंपनियों, रिलायंस सरीखियों ने कंपनियों ने खरीदना बंद किया या कम कर दिया, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डाटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। आप सच को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और भारत के पास अभी वर्तमान में 25 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादक है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ लीटर जो आपूर्ति श्रृंखला में जो सप्लाई चेन में 7-8 हफ्ता का बफर करके रखा गया है, जो विभिन्न भंडारण सुविधाओं, पाइपलाइनों और तमाम तरह के एसपीआर वितरण में है। ये कोई काउंट टाइम टाइमर नहीं है, ये भारत सरकार की नीति है, जिसमें कि अब एक आपूर्ति गलियारे पर, भारत जब किसी एक आपूर्ति गलियारे पर निर्भर नहीं है, और 6 महाद्वीपों के लगभग 40 देशों से, लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर पार करके पड़े भाई, वहां युद्ध चल रहा है, कोई हमने थोड़ी युद्ध शुरू किया। बात तो शांति की बात कर रहा है। मुझे बताइए सर, आपने यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, कुछ आंकड़े उन्होंने दिए, कुछ आंकड़े उन्होंने दिए। सर देश किस पर यकीन करे? नहीं, यकीन नहीं। मुझे, आई एम क्वाइट वेरी हैप्पी अबाउट दिस। लेट मी टेल यू, आपको ना पार्लियामेंट में जाना चाहिए, कम से कम इस तरह से रोक कर आप बात तो करवा लें, पता तो चले कौन क्या बोल रहा है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने दोनों सुना और मेरे लिए एज अ नॉन पॉलिटिशियन, मेरे लिए दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने गेन किया एज अ पब्लिक, मैं आपको सिर्फ 2 बात बता रहा हूं। ये मेरी गारंटी है कि जो मैंने पढ़ा है, इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया है। आप क्वांटिटी ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जो मर्जी है ले जाओ, लेकिन बंद नहीं किया है। इसलिए ये कहना कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नीलाम कर दी, आई थिंक थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। अब आगे बात, क्या कम किया है, कितना कम किया है। यस, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको रशियन एम्बेसी की कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिलायंस ने बिल्कुल, वो जो भी बोल रहे थे ना कि कम किया है, वो कम नहीं किया है, रिलायंस ने बंद किया है। क्यों बंद किया है? क्योंकि उसकी सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड सैंक्शन में आ जाती हैं, इसलिए उसने बंद किया है। और वो सबसे ज्यादा ले रहा था, इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं ज्यादा है या कम है। अब आ गई बात कि ये जो परमिशन वाला मामला है, मुझे एक जगह मेरे को गाइड करिए एज अ पॉलिटिशियन कि हमने कब अप्लाई किया कि हमें परमिशन दी जाए। ये परमिशन वाला जो वर्ड है, हमने कब कहा हमारी सो दैट मैं उस सरकार को अकाउंटेबल करूं। किसी भी स्वाभिमानी देश को सर इस शब्द पर तो आपत्ति होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि वी हैव अलाउड इंडिया और वी हैव अप्रूव्ड इंडिया, कि आप अगले दिन जो भी उनका मिस्टर ट्रंप, यू डिडंट हैव एनी चॉइस, यू नो इट। सर हम यहां कुछ भी बात करें, लेकिन अगर दुनिया, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा एक पोस्ट करेंगे तो भारत में उस पर रिएक्शन भी आएगा, चर्चा भी होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। होल्ड करिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल उस पर, अरे बुलवाइए उनसे।
अगर आपका सवाल करने का हक बनता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसका जवाब निकलवाइए, ठीक है, मांगिए। मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक अनुराग जी का ही सवाल था। प्रभुदयाल जी, मैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का जिक्र आ गया, उस पर जवाब चाहिए। अनुराग जी आ रही हूं आपके पास। प्रभुदयाल जी, मेरा सवाल सर आपसे ये है, देखिए अभी जो हमने कहा कि अमेरिका अगर ये बात कह रहा है कि हमने अलाउ किया, या ईरान में, सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिस्टर दयाल, कैन यू हियर मी सर? बोलने तो दीजिए मीनाक्षी जी। 73 साल का सुन पाएंगे ना, अनुराग बोल ओके, अनुराग जी मैं एक सेकंड आ रही हूँ, प्लीज सर, टाइम थोड़ा सा टाइम को हम फॉलो करेंगे। म्यूट कर दिया कीजिए प्लीज। ओके जी, मिस्टर दयाल सर, मेरा आपसे सवाल ये है, ईरान ने ये कहा कि कैसे बच्चियों के स्कूल पर उसको निशाना बनाया गया, 168 का नंबर है जो मौतें हो गई। ये तो सर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवाधिकार की बात हो या फिर किसी को भी हो, कि आपने बच्चों को टारगेट करके अगर किलिंग है, मतलब युद्ध अपराध जिसको बोला जा रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम देखते हैं कि जिस समय खमनेई साहब की मौत पर शोक भी जताना है तो उसमें भी सरकार को 4 से 5 दिन का समय सर लग गया। क्या आपको लगता है कि इस पर अप्रोच बेहतर हो सकता था या कुछ और हो सकता था जहां पर हम चूके हैं? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिस्कशन थोड़ा सा डिग्निफाइड होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना ये बहुत अनडिग्निफाइड है। मैं चुपचाप सुनता हूं तो आप दूसरे भी सुन ले मैं क्या कहना चाहता हूं। जो आपने कहा कि वो स्कूल की बच्चियों को मारा गया, ये बहुत दर्दनाक बात है, बहुत गलत है। सिविलियन टारगेट्स पे अटैक नहीं होने चाहिए। इजराइल का ये कहना है कि इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास ये स्कूल बनाया था। क्या सच है क्या नहीं है, मैं तो वहां नहीं गया हूं। मैं पोस्टेड रहा हूं ईरान में 3 साल। मैं लोगों को जानता था, अच्छी तरह से मिला था, लेकिन ये स्कूल कहाँ था, कोई मिलिट्री टारगेट वहां पर बना दिया गया, ये तो सरकार इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। मैं चाहता था कि इतने जो ये आपने संगीन मुद्दे बताए और जिन पे आपने ये कहा कि इस भारत बहुत चिंतित होना चाहिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि सदन में पूछे जाने चाहिए थे। हमारे चैनल पे बात करने से कुछ नहीं बनता। सबसे अच्छा फोरम होता है पार्लियामेंट, इसीलिए पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है और नागरिकों की जो जेब से तनख्वाह दी जाती है। वी वांट वहां पर डिस्कशन हो, ये सवाल वहां पूछे जाएं, सरकार उत्तर दे और हम इनलाइटन हो। आज बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो गया सर। लेकिन जो ऑपोजिशन का सवाल था मिस्टर दयाल, जो ऑपोजिशन का सवाल है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के क्लोज जाने के चक्कर में या आप उनके झांसे में आ गए और आपने ईरान के साथ दूरी बना ली, या ईरान मतलब आपने साइड चुन लिया। बेसिकली भारत के फॉरेन पॉलिसी के आधार पर एक चीज ये दिखाई देती थी कि आप न्यूट्रल रहते हैं, या गुट निरपेक्षता वाली जो एक स्थिति है, मैं एग्जैक्टली नेहरू जी के जमाने वाली गुट निरपेक्षता की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन एक न्यूट्रल अप्रोच जो दिखाई देती है संबंधों को लेकर, इस बार इन परिस्थितियों में भारत ने साइड चुन लिया। ऐसा हुआ है क्या सर? 168 वाले में साइड कैसे चुन लिया? IXO 168 अगर बच्चे मारे गए हैं उसके ऊपर कोई साइड चुन कैसे सकता है? ये मेरे देश का स्टैंड था, है और रहेगा। किसी भी सिविलियन का मरना गलत है। ठीक है, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उससे नुकसान हो रहा है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा हानि है। ये जनता का मुद्दा है, इस पर चर्चा जरूरी है। वेस्ट एशिया का जो मामला है कि वो जरूरी नहीं है। फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेवस्टेशन, ये जरूरी नहीं है। तो ये जनता के इशू है, इसको जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भागे गए। अनुराग जी, राहुल जी का बयान आपने भी सुना होगा। हालांकि बड़ा नपातुला बयान रहा है। बेशक उन्होंने प्रधानमंत्री को जिस आधार पर घेरते हैं वैसी ही बातें की, लेकिन कहा कि चर्चा जरूरी है। तो आप लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे साथ में कि कम से कम कल चर्चा हो जाए, कल डिस्कशन हो जाए सदन में? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चाहते नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा हो और मुद्दों पे बात हो पाए। अगर आप देखो, जो पार्लियामेंट एक लाइन नहीं बोलने देता विपक्ष के नेता को, एक लाइन बोलने पे पूरी पार्लियामेंट पे हल्ला मचा के इन सत्ता दल के लोगों ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी और 29 घंटे पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। याद है आपको? पिछले सत्र, इसी सत्र की बात है ना,
एक लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत थी उसमें? जब नरवाने जी की बात पढ़ रहे थे, पढ़ देते पूरी बात, 2 लाइन पढ़ देते। यहाँ पार्लियामेंट चलती। तीसरी बात, अब वो तो बात हो गई, खैर अभी हम अपने जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार की जो विदेश नीति है वो समझ में किसी के नहीं आ रहा है। जहां पे ईरान जो हमारा हमेशा से उसने हमारी मदद की और रुपए में हमें यहाँ पे तेल बेचा है, डॉलर में भी नहीं, और सस्ता तेल भी हमेशा हमें ईरान देता रहा है। उसके साथ अमेरिका की वजह से हम दोस्ती की वजह से दुश्मनी ले रहे हैं। क्यों भाई? हम तो कहते हैं हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हम शांति की बात करते हैं, हम कभी युद्ध की बात नहीं करते। हम लोग बौद्ध की बात करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते किसी तरह का, जिस तरह खाड़ी में जिस तरह का युद्ध फैला दिया चारों तरफ, ये अमेरिका और ईरान और इजराइल ने पूरे खाड़ी में चारों तरफ जिस तरह से लोगों की मानवता की हत्या हो रही है, नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो सरकार ये बात करे ना, सरकार ये बात क्यों नहीं बोलती है? वो अमेरिका से इतना क्यों डरती है कि ये बात कहने में डर रही है कि कम से कम मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए? और अमेरिका ने अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष को मारा है तो गलत किया है, हमेशा आप राष्ट्राध्यक्ष पे हमला कर देते हैं। आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए। दूसरी बात, हमारे साथी यहाँ पे बैठे, बस मुझसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पे इन्होंने तेल खरीदना रसिया से ऑलमोस्ट बंद करने के कगार पे आ गए थे। 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदते थे, वो घट के 1 पॉइंट पे आ गया था। अब वो धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। तो आप इतना क्यों उससे डरते हैं कि हमें अमेरिका ऑर्डर देगा 30 दिन के लिए, कि 30 दिन हम आपको छूट देते हैं? और हमारे कर्नल साथी बोल रहे हैं यहां बैठ के, कहां उन्होंने ऐसा रिटर्न में रखा है? अरे भाई वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आपको सरकार की सपोर्ट करनी कीजिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान का तो सम्मान कीजिए। ठीक है, चलिए अब मेरे पास समय की कमी है सर। आप तो आत्मसम्मान की बात कोशिश यही थी कि कम से कम जो चर्चा सदन में नहीं हो पाई, प्रभुदयाल जी से मेरा अभी जब एक सेकंड